नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जून 2019 सॉल्व्ड यानी क्वेश्चन के साथ आंसर्स आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो हमारा पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित कीजिए। जो पाश्चात्य विद्वान है यानी जो फॉरेन है, इंडिया के नहीं है, बाहर के है। पाश्चात्य यानी जो बाहर के विद्वान हैं, उनके द्वारा जो काव्य के लक्षण है, उन्होंने काव्य के ऊपर अपना मत क्या दिया है, उसे हम विचार करेंगे। तो विचार करते हैं उत्तर को। पाश्चात्य काव्यशास्त्र द्वारा प्रस्तुत काव्य के लक्षणों को हम सामान्यतः दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। वे जो वस्तुपरक है और जिसमें काव्य के बाह्य पक्ष पर अधिक बल दिया गया है, तथा वे जो काव्य के आत्म तत्व पर बल देते हैं। दो पक्ष के हैं, एक है वस्तुपरक जो बाह्य पक्ष पर अधिक बल देते हैं, दूसरा है आत्म तत्व पर बल देते हैं। पहले वर्ग में प्लेटो, अरिस्टो, ड्राइटन, जॉनसन, कार्लाइल, मैथ्यू आर्नल्ड प्रभृति द्वारा प्रस्तुत लक्षण आते हैं। तो दूसरे वर्ग में रोमांटिक काव्य धारा के कवि, आलोचक और मनोवैज्ञानिक आलोचक के विद्वान आते हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ, कॉलरिंज, शैली, ले हंट, एलन पो आदि। पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आरंभ प्लेटो 427 से 347 ईसा पूर्व से होता है। प्लेटो मुख्यतः दार्शनिक, राजनीतिक और सामाजिक सुधारक थे, अतः उन्होंने काव्य को सौंदर्य शास्त्र या काव्य शास्त्र की दृष्टि से न देखकर दार्शनिक और सामाजिक सुधारक की दृष्टि से देखा है। उनका मत है कि भौतिक पदार्थ स्वयं ही सत्य की अनुकृति है, फिर काव्य तो इन भौतिक पदार्थों की भी अनुकृति है। यानी प्लेटो का कहना है कि जो भौतिक पदार्थ स्वयं ही सत्य की अनुकृति है, यानी भौतिक पदार्थ सत्य की अनुकृति है और काव्य जो है भौतिक पदार्थ की अनुकृति है, अतः वो अनुकरण का अनुकरण होने के कारण त्याज्य है। यानी अनुकरण को ही हमने अनुकरण किया है। जो त्याज्य है, प्लेटो की धारणा है कि वो ऐसे भावों का संपोषण करता है जो त्याज्य और हेय है। उनकी परिभाषा काव्यशास्त्र की दृष्टि से नहीं लिखी गई है, केवल कविता को आदर्श राज्य से बहिष्कृत करने के उद्देश्य से उन्होंने उसकी व्याख्या की है। अरिस्टो ने सर्वप्रथम काव्यशास्त्र की दृष्टि से कविता की परिभाषा के संबंध में कुछ संकेत सूत्र दिए हैं। अरिस्टो ने सर्वप्रथम काव्यशास्त्र की दृष्टि से कविता की परिभाषा के संबंध में कुछ संकेत सूत्र दिए हैं। पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। यानी उन्होंने कहा कि जो एक अनुकरण है, किसका? प्रकृति का। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। इसी परिभाषा में दो शब्द प्रकृति और अनुकरण व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं। प्रकृति से अरिस्टो का अभिप्राय बाह्य जड़ जगत है। बाह्य जड़ जगत, बाह्य जड़ जगत यानी यहाँ पर नदी और पशु पक्षी आदि। अंतर जगत मानव, भावना, काम, क्रोध आदि दोनों से है। इसी प्रकार अनुकरण का अर्थ हुबहू नकल करना है। अनुकरण का अर्थ क्या है? हुबहू नकल करना है। वह कवि के अनुकरण को भावनामय मानते थे और स्वीकार करते थे कि कवि अपनी संवेदना, अनुभूति, कल्पना, आदर्श आदि का प्रयोग करके
अपूर्ण को पूर्ण करे। वो सोचते थे कि कवि अपनी जो चीज़ें प्रकृति से ली गई है, बाह्य चीज़ें है और अंतर चीज़ है, लेकिन सबको अपनी संवेदना से, अपनी अनुभूति से, अपनी कल्पना से, अपने आदत से उस अपूर्ण को वो पूर्ण करें। इसलिए अरस्तु के अनुकरण का अर्थ है मूल का पुनरुत्पादन, जीवन का कलात्मक और भावनात्मक पुनः सृजन। अरस्तु की परिभाषा को और अधिक स्पष्ट शब्दों में रखना चाहे तो कह सकते हैं कि कवि जीवन और जगत का कल्पनात्मक पुनः सृजन है। पुनर्जागरण काल के बाद आचार्य ड्राइडन ने काव्य की 2 परिभाषाएं दी। प्रथम में उन्होंने कहा पोइट्री इज ए आर्टिकुलेट म्यूजिक, अर्थात कविता स्पष्ट संगीत है। इस परिभाषा में कविता के बाह्य पक्ष के भी केवल एक अंग संगीत तत्व पर बल दिया गया है। संगीत तो कविता का एक पक्ष है और बिना संगीत के भी काव्य लिखा गया है। अतः यह परिभाषा नितांत अनुपयुक्त है। उसकी दूसरी परिभाषा है पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर बाय द पोएटिक एंड न्यूमरस स्पीच। यह परिभाषा भी मौलिक न होकर अरस्तु की परिभाषा पर ही आधारित है। ड्राइडन की दोनों परिभाषाओं में कविता के बाह्य पक्ष पर ही बल दिया गया है, उसके आत्मतत्व को और इन परिभाषाओं में ध्यान नहीं दिया गया है। डॉक्टर जॉनसन की कविता की परिभाषा पोएट्री इज एन मैट्रिकल कंपोजिशन, अर्थात कविता छंदमय वाणी है। कविता का लक्षण न बताकर पद्य का लक्षण बताती है। कविता का प्राणतत्व तो भाव है, जिसकी और इस परिभाषा में कोई ध्यान नहीं दिया गया। डॉक्टर जॉनसन की दूसरी परिभाषा है पोएट्री इज द आर्ट ऑफ यूनिटाइंग प्लीजर विथ ट्रूथ बाय इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ द रीजन, अर्थात कविता वह कला है जो कल्पना की सहायता से विवेक द्वारा सत्य और आनंद का संयोजन करती है। इस परिभाषा में काव्य के सभी तत्वों सत्य, आनंद, कल्पना, विवेक को साथ मिलाकर रख दिया गया है। कार्लाई की कविता की परिभाषा है पोइट्री वी कॉल म्यूजिकल थॉट, अर्थात काव्य संगीतपूर्ण विचार को कहते हैं। इसमें यद्यपि बुद्धि तत्व और संगीत तत्व को ध्यान में रखा गया है, पर काव्य के अन्य तत्वों भाव, कल्पना आदि की उपेक्षा की गई है। काव्य लक्षण में वस्तु पर बल देने वाले में सबसे विख्यात है मैथ्यू आर्नल्ड वस्तु पर विशेष ध्यान दे रहे थे। उनकी परिभाषा में काव्य क्या है? पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोएट्री इज द criticism of life under the condition of fixed. For such a criticism of life by laws of poetic truth and poetic beauty, अर्थात काव्य सत्य तथा काव्य सौंदर्य के सिद्धांत द्वारा निर्धारित उपबंधों के अधीन जीवन की समीक्षा का नाम काव्य है। यह परिभाषा लेखक ने निजी आदर्श को घोतक है और जीवन के समीक्षा तथा विचार तत्व पर बल देते हैं। इस परिभाषा का इस दृष्टि से तो महत्व है ही कि वह काव्य के प्रति कल्याणवादी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देती है, पर इसमें राग तत्व की और कोई संकेत नहीं होते। शास्त्रीय दृष्टि से भी इस परिभाषा का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यह सर्वथा अस्पष्ट और उलझी हुई है। मिल्टन ने अपने ऐसे ऑन एजुकेशन में कविता की परिभाषा देते हुए लिखा है, कविता सरल तथा रागात्मक होनी चाहिए। इस लक्षण में कविता के तत्वों की और निर्देश न होकर उसके गुण की और संकेत है, अतः इसे वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता है। अंग्रेजी में रोमांटिक युग के प्रवर्तक वर्ड्सवर्थ ने काव्य की परिभाषा दी है, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स द ओरिजिन फ्रॉम द इमोशंस रिकलेक्टेड टू ट्रैंक्विलिटी, अर्थात कविता शांति के क्षणों में स्मरण किए हुए प्रबल
मनोवेगों का सहज उच्छलन है। यह परिभाषा अत्यंत प्रभावशाली है, परंतु इसमें कुछ दोष है। पहला क्या है? प्रथम तो प्रश्न उठता है कि क्या शांति के क्षणों में स्मृति सभी मनोवेगों जैसे कि इस लक्षण में मान लिया गया है काव्य हो जाते हैं? स्पष्ट है कि सभी मनोवेग काव्य नहीं हो सकते। मनोवेग की अनुभूति और भाव बनने पर ही वह कविता द्वारा भाव उद्रेक प्रकट करने पर ही काव्य सृष्टि होती है। प्रबल मनोवेग का सहज उच्छलन कभी कविता नहीं बन सकता, क्योंकि दुख के क्षणों में आंसू, कंपन, विलाप आदि तथा सुख के क्षणों में उल्लास आदि भावों का सहज उच्छलन तो होता है। यह कविता नहीं हो सकती। परिभाषा में रिकलेक्टेड शब्द स्पष्ट नहीं है। अंग्रेजी के मूल्य आलोचक और अंग्रेजी के मूर्धन्य आलोचक और कवि कॉलरिंज के काव्य की परिभाषा ये है कि बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर, अर्थात उत्तम शब्दों के उत्तम रचना विन्यास को कविता कहते हैं। यह परिभाषा भी अस्पष्ट है। इस कथन में कविता को केवल उक्ति रूप कहा गया है। उसके भाषा रूप और आत्म रूप की अपेक्षा की गई है। यह लक्षण व्याख्या सापेक्ष भी है, क्योंकि उत्तम शब्द तथा उत्तम क्रम का समझ बिना लक्षण स्पष्ट नहीं हो सकता। कॉलरिंज की दूसरी परिभाषा है पोएट्री इज द एक्साइटमेंट ऑफ इमोशन फॉर द पावरफुल ऑफ इमीडिएट प्लीजर थ्रू द मीडियम ऑफ ब्यूटी। यह परिभाषा पूर्ण एवं स्पष्ट लक्षण प्रस्तुत करती है और कविता के लक्ष्य की ओर भी संकेत करती है। पीवी शैली के अनुसार काव्य कल्पना की अभिव्यक्त है। इस परिभाषा में भाव पक्ष की अपेक्षा है, क्योंकि कल्पना तो भावों को संबंध बनाने का माध्यम है। शैली की दूसरी परिभाषा है पोएट्री इज द record of the best and the happiest moment of the happiest and the best mind, अर्थात कविता सर्वसुखी और सर्वोराग मनों में सर्वोपरि और सर्वसुखपूर्ण क्षणों का खेल है। इस लक्षण में पहली शंका तो यह उठती है कि सबसे सुखी और सबसे उत्तम मन कौन है और उसे कैसे पहचाना जाएगा। 19वीं शताब्दी में आने से पहले लेहंट ने कहा कि पोइट्री इज इमेजिनेटिव पैसन, अर्थात कल्पनात्मक मनोवेग का यह कविता है। या इस परिभाषा से उनका अभिप्राय यह है कि कल्पना के द्वारा मनोवेग की अभिव्यक्ति कविता है, तो यह लक्षण पर्याप्त उपयुक्त है। कविता सौंदर्य, शक्ति और सत्य के लिए कहा गया है। भावपूर्ण का कथन है जिसमें कल्पनामय चित्रण और भाषा में एकता के विशिष्टता को देखा जाता है। भाषा के संबंध में तो यह लक्षण अत्यंत जटिल और अस्पष्ट है। सारांश यह है कि कविता की अनेक विशेषताओं को प्रकट करती हुई भी यह परिभाषा पूर्ण और आदर्श नहीं कहा जा सकता। सौंदर्यवादी कवि एडगर एलन पो ने कविता की परिभाषा देते हुए कहा कि आई वुड डिफाइन इन ब्रीफ द पोइट्री ऑफ वर्ड्स as the rhythmical creation of beauty, अर्थात काव्य सौंदर्य की लयपूर्ण सृष्टि है। इस परिभाषा में लय का अर्थ स्पष्ट नहीं है। लय शब्द बहुत ही व्यापक
है। कला में लय होती है, संगीत और नृत्य भी सौंदर्य का लयपूर्ण सृष्टि है। भाषा शब्द का प्रयोग न होने के कारण यह लक्षण अतिव्याप्ति के दोष से ग्रसित होता है। कविता के संबंध में नए सिरे से विचार करने वाला पाश्चात्य विद्वान आई.ए. रिचर्ड्स तथा टी.एस. इलियट उल्लेखनीय है। आई.एस. रिचर्ड ने माना कि काव्य अनुभूति है, जीवन अनुभूति है। रिचर्ड केवल अनुभूति को कविता मानते हैं। कविता अनुभूतियों का एक ऐसा वर्ग है जो मानक अनुभूति से प्रत्येक विशेषता में भिन्न होती हुई भी किसी विशेषता में एक खास मात्रा में भिन्न नहीं होती है। रिचर्ड्स की इस परिभाषा को विद्वान ने दुरहु जटिल अस्पष्ट कहा है। टी.एस. इलियट ने काव्य चिंतन में एंटी रोमांटिक रवैये अपनाते हुए घोषित तौर पर कहा है कि रचना का जितना ही उत्कृष्ट होगा उसमें भोक्ता और सृष्टा का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा। अतः वह शिल्प और अनुभूति दोनों का महत्व मानते हैं तथा भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण सिद्धांत को भी स्वीकार करते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर जो प्रश्न पहला था, पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण पर विचार कीजिए। तब इस वीडियो को बार बार पढ़िए, इसे लिखिए, समझिए और अपनी परीक्षा में इसे प्रयोग में लाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।